तो सिलेक्शन लेना है या फिर ज्ञानी बनना है, ये आप खुद डिसाइड करो। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको वही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, एग्जाम के लेवल के प्रश्न है, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना भी पढ़ रहे हो उसका बार बार रिवाइज करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप अवॉइड करेंगे तो परीक्षा के अंदर जो एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन साथ में करेंगे और वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप 100 लिए हमने यूनिट के, और ये बायोलॉजी की लास्ट यूनिट है। इसके बाद कल से केमिस्ट्री के यूनिट वाइज टॉप 100 MCQ की आपके सामने लाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं चलो इसकी, और देखते हैं आपने तैयारी करी है। मुझे विश्वास है कि आप सबने अच्छे से तैयारी करी है और अच्छे से रिवीजन किया है, तो आपको मजा आने वाला है क्वेश्चंस के अंदर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैव विकास की अवधारणा के जनक माने जाते हैं, यानी कि कौन से जो साइंटिस्ट हैं उनको इवोल्यूशन की धारणा का जनक माना जाता है, बताइए। जैव विकास के अवधारणा के जनक माने जाते हैं, वो आंसर दो जल्दी से, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी करी है तो इसका आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसका आंसर है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अपन क्या है, बिल्कुल इजी से लेते हुए हाई लेवल के प्रश्न करेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए। तो ये किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जित लक्षणों की विरासत यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का सिद्धांत किसने दिया था, अर्जित लक्षणों की विरासत या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर होगा लेमार्क ने। किसने दिया था, लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किस सिद्धांत से संबंधित है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो ये वाक्यांश है ये किस सिद्धांत से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो यह है प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5, जैव विकास में विविधता का मुख्य स्रोत क्या है, जैव विकास में जो विविधता होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, क्लोनिंग, उत्परिवर्तन, प्रतिकृति या आनुवंशिक स्थिरता। पांचवे का आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। तो ये एल्ड्रिज एम गोल्ड ने, किसने दिया था, एल्ड्रिज एम गोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य और बंदर का विकास किस समूह से माना जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बताइए। जो मनुष्य और बंदर का विकास किस समूह से माना जाता है, सेवन 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 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर प्राइमेट्स समूह से, किसे, प्राइमेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए क्या है, होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन इवोल्यूशन का सही क्रम क्या है, देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स है, बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आपको पहले से अभ्यस्त रहना, ताकि एक दो प्रश्न ऐसे आ भी जाए तो आपको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अब आराम से पढ़ेंगे, देखो, होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलो फाइटेकस, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं इसे देख के टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करना है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का सही क्रम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो उसको ही बढ़ता हुआ क्रम इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये, ठीक है। ऑस्ट्रालोपिटेकस, होमो होबिलिस और होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, जंतुओं के आर्थिक महत्व, ठीक है, जंतुओं का जो आर्थिक महत्व उसमें रेशम उद्योग किस जीव से संबंधित है, यानी कि जो रेशम का पौधा होता है उसमें कौन सा कीट आता है, रेशम कीट, मछली, मुर्गी या शहद मधुमक्खी, बताइए। तो रेशम उद्योग के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो ये रेशम कीट से संबंधित है, ठीक है, इससे है, रेशम कीट से। और ये जंतुओं का आर्थिक मतलब रेशम उद्योग, जो रेशम उद्योग है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मधुमक्खी का पालन क्या कहा जाता है, एपी कल्चर, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर। और ये किसकी उत्पादन हेतु किया जाता है, तो भैया मधुमक्खी क्यों पालते हैं अपन, शहद के लिए पालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, पी सी कल्चर, ठीक है। तो ये पीसी कल्चर का मतलब यही होता है, मत्स्य पालन। तो ये वर्ड भी आप ध्यान रखना, ताकि वहाँ कोई सरल सवाल पूछ रहे तो मत्स्य पालन, या अभी मत्स्य पालन हिंदी में तो समझ में आ रहा है, लेकिन पीसी कल्चर तो ये होता है मछलियों से, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दोनों वर्ड्स आपको हिंदी और इंग्लिश के पता होंगे तो आपको क्वेश्चन को पकड़ने में बहुत आसानी रहेगी। पोल्ट्री में किसका उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता है पोल्ट्री फार्म होते हुए किसके होते हैं? तो मुर्गी के होते हैं। पोल्ट्री फार्म किसके होते हैं? मुर्गी के। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर क्या है? मुर्गी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डेयरी उद्योग, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है जैव विकास और आर्थिक महत्व, तो दोनों को मिला के इसके टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं। डेयरी उद्योग का मुख्य उत्पाद क्या है? तो बताइए डेयरी उद्योग का मुख्य उत्पाद क्या होगा? दूध ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट का उदाहरण है, यानी कि फीता कृमि, जूं कृमि, वायरस, जो बाह्य परजीवी कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। तो ये जूं होती है, ये बाह्य परजीवी है। कौन सी? जूं। क्वेश्चन नंबर 16, कशेरुकी जंतु का परिसंचरण का प्रकार है, यानी कि कशेरुक जो जंतु होते हैं उनका परिसंचरण खुला होता है, बंद, मिश्रित या अविकसित किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दीजिए भैया। तो परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीवाश्म यानी कि फोसिल्स किसके प्रमाण है? बताइए जीवाश्म या फोसिल्स किसके प्रमाण है? जैव विकास के, प्रकाश उत्प्रेरण या रोग प्रतिरोधक के, किसके हैं? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का दीजिए भैया। तो इसका आंसर होगा जैव विकास। ये जैव विकास के प्रमाण है जीवाश्म या फोसिल्स। क्वेश्चन नंबर 18, हार्सूस केब्र, हार्सूस क्रेब आर्थिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, हार्सूस क्रेब। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए। ठीक है, हॉर्सशू क्रेब, हॉर्सशू क्रेब है ये, हॉर्सशू क्रेब। तो इसका जो रक्त होता है उससे दवाइयां विकसित होती है। हॉर्सशू क्रेब के रक्त से क्या होती है? दवाइयां विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, परागण में आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीव कौन सा होता है? यानी कि परागण होता है उसमें कौन सबसे ज्यादा परागण कराते हैं? 19 में बताइए। जो मधुमक्खियां होती है वो सबसे ज्यादा परागण कराती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, रेशम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताइए। हाउस फ्लाई, हनी बी, या लोकस्ट, मलबेरी सिल्क वर्म, बोम्बिक्स मोरी, कौन सा रेशम का महत्वपूर्ण स्रोत है 20 का अंदर? बताइए क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, मलबेरी सिल्क वर्म और बॉम्बेक्स मोरी। क्वेश्चन नंबर 21, दूध उत्पादन में भारत में सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? यानी कि जो कौन सी नस्ल है भैंस की जो सबसे ज्यादा सबसे उत्तम मानी जाती है दूध के लिए? बताइए। 21। तो जो गिर नस्ल होती है वो दूध के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है भारत में। 22, ऊन का मुख्य स्रोत क्या है? ऊन। बताइए ऊन कहाँ से आती है? भेड़ से, मछली से, पक्षी से, खरगोश से। तो इनमें तो आप सभी को पता चल ही रहा होगा कि भेड़ से ही आएगी। 22। क्वेश्चन नंबर 23, त्वचा रोग लेशमेनिसिस, लेशमेनिसिस कौन फैलाता है? त्वचा रोग जो लेशमेनिसिस होती है कौन फैलाता है भाई? सैंड फ्लाई फैलाती है, एनाफिलीज, टिक्स या जू, कौन फैलाता है? ये त्वचा का रोग है लेशमेनियासिस। 23 के अंदर बताओ। तो सैंड फ्लाई है वही इसको फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 24, समरूप अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स किस विकास में संकेत करते हैं? यानी कि समरूप अंग विकास में संकेत करते हैं, क्या दिखाते हैं विकास में? समान कार्य, भिन्न संरचना, समान संरचना, भिन्न कार्य। बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अंदर, विकास के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है ये। ठीक है, तो अच्छे से तरीके से ये स्टार लगा दिया मैंने। बताइए 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24। तो ये होता है समान संरचना लेकिन भिन्न कार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 24 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, अनुवांशिक बहाव यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अधिक प्रभावी होता है। अनुवांशिक बहाव अधिक प्रभावी कब होता है? बड़ी जनसंख्या में, छोटी जनसंख्या में, स्थिर जनसंख्या में, या अमर जीवों में? किस में ज्यादा अधिक प्रभावी होता है? 25 का राइट आंसर दीजिए। ये होता है छोटी जनसंख्या में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, प्राकृतिक चयन में सबसे अधिक सफलता किसे मिली? बताओ, प्राकृतिक चयन में कमजोर जीव, अनुकूलित जीव, निर्जीव वस्तुएं, खतरे रहित जीव, किसको अधिक सफलता मिली है? 26। तो अनुकूलित जीव थे उनको ज्यादा सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता के संरक्षण में मछली पालन सहायक है क्योंकि? यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए मछली पालन भी एक अच्छा का माना जाता है। इसके अंदर क्यों माना जाता है? क्योंकि मछली छोटे छोटे जीवों को मारती है, पोषण और रोजगार देती है, जल प्रदूषण बढ़ाती है, पौधों को सुखाती है, क्या करती है बताइए? 27 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो मछली पालन और पोषण क्या करता है? पोषण और रोजगार देता है। क्वेश्चन नंबर 28, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग आर्थिक लाभ हेतु किस क्षेत्र में किया जाता है? यानी कि संकरण को जो लाभ लेने के लिए इसका आर्थिक लाभ क्या होगा? बताइए, डेयरी और मांस में, मिथुन पालन या पोल्ट्री में, किस में होगा? बताइए। 28।
ठीक है, तो ये डेयरी मास, पोल्ट्री, ये सभी के अंदर देता है। ठीक है, संकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलीय भोजन का मुख्य स्रोत क्या है भैया? प्लवक है, मछली है, घोंगा है, केकड़ा है? आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलीय भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? 29 का आंसर दो, 29। तो इसका आंसर होगा मछली। क्वेश्चन नंबर 30, डार्विन ने अपना सिद्धांत किस क्षेत्र के अवलोकन से विकसित किया? यानी कि जो सिद्धांत दिया था वो कहाँ से अवलोकन के पश्चात दिया, बताइए। जावा द्वीप या गलापागोस द्वीप, श्रीलंका, मेडागास्कर? 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दो। तो गलापागोस जो द्वीप है वहां से उसके आधार पर दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 31, हार्डी वेनबर्ग, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या स्थिर रहे तो जीन आवर्तियां बदलती है, स्थिर रहती है, अचानक बढ़ती है, क्या होता है बताइए? यानी कि जीन आवर्ती पे क्या प्रभाव पड़ता है? हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या स्थिर है। 31, 31 में बताइए। तो आवर्तियां स्थिर रहती है। ठीक है, जीन आवर्तियां भी, यदि जनसंख्या स्थिर है तो जीन आवर्तियां भी स्थिर रहती है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 32, हार्डी वेनबर्ग संतुलन को भंग करने वाला सबसे प्रभावी कारक कौन सा है, बताइए? 32, 32 के अंदर बताइए सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? तो जो प्राकृतिक चयन है वो संतुलन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 33, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका उदाहरण है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 33, 33 का आंसर दो भाई, सही, राइट। तो ये अनुकूल विकास का, किसका? अनुकूल विकास का। खुद परिवर्तन सिद्धांत, मुझे पता है कि आपने अच्छे तरीके से रिवीजन किया है इसलिए आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, तो अपन इसको थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि फिर आप इसका एक बार रिवीजन और कर लेना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था भाई उत्परिवर्तन का सिद्धांत? 34 बताइए। तो डिवीज ने, किसने? डिवीज ने। क्वेश्चन नंबर, ड्यू डिवरीज है, ह्यूगो डिवरीज, इसका नाम यूं आएगा, ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट पे देखा डिवरीज, डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 35, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है भैया बताइए? कार्बन 12 परीक्षण, कार्बन 14 परीक्षण, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम? जीवाश्मों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किसकी? जीवाश्मों की। तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? 35, 35, तो ये कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 36, बेक्रियोपोड, ट्राइलोबाइट, डायनासोर आदि किसके प्रमाण है बताइए? बेक्रियोपोड, ट्राइलोबाइट, डायनासोर। तो आपको डायनासोर तो पता चल रहा होगा किसके प्रमाण है, बताइए? जैव विकास के, अवायवीय विश्लेषण, प्रकाशन, रोग प्रतिरोधक, किसके हैं? 36, 36 के अंदर। तो ये सभी जीवाश्म है जो जैव विकास के प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव विकास में सबसे पहले मस्तिष्क का आकार किसमें बड़ा पाया गया? ठीक है, मानव विकास में पहले मस्तिष्क का आकार किसमें बड़ा पाया गया बताइए? होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस या नेंडरथल मैन? किसके अंदर जो मस्तिष्क का आकार बड़ा पाया गया? आप तो देखिए मस्तिष्क का आकार बड़ा किसमें पाया गया था? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो, 37 का। तो होमो इरेक्टस, किसके अंदर? होमो इरेक्टस में मस्तिष्क का आकार पहली बार बड़ा पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन किसका उपयुक्त उदाहरण है बताइए? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो गलापागोस द्वीप के जो फिंच पक्षी है ना, फिंच पक्षी, ये अडेप्टेटिव रेडिएशन का प्रमुख कारण है, फिंच पक्षी प्रमुख इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39, गोरिल्ला, चिंपैंजी और मनुष्य की समान उत्पत्ति किस श्रेणी से समझी जाती है भाई? समांतर विकास, अभिसारी विकास, अपसारी विकास, आकस्मिक विकास? ये बताइए, गोरिल्ला, फिर चिंपैंजी, फिर मनुष्य? तो बताइए 39, 39, 39 का आंसर दो, 39 का। तो ये अपसारी विकास है, कौन सा? अपसारी विकास। क्वेश्चन नंबर 14, मधुमक्खी पालन में उत्पादों का सही क्रम है बताइए? मधुमक्खी पालन में उत्पाद यानी कि प्रमुख उत्पाद, फिर थोड़ा कम, फिर और दूसरा। तो ये सबसे ज्यादा शहद, फिर मोम, फिर प्रोपोलिस, या फिर शहद, रेशम, मोम, मोम, रेशम? कौन सा? शहद, मोम, रेशा, कौन सा ज्यादा सही क्रम है इसका? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए भैया। तो शहद, मोम और फिर प्रोपोलिस, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट शहद, फिर मोम और फिर प्रोपोलिस। क्वेश्चन नंबर 41, मत्स्य पालन में सिल्वर कॉर्प और ग्रोस कॉर्प किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि मत्स्य पालन किया जाता है उसके अंदर सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प किसके लिए महत्वपूर्ण है? दुग्ध उत्पादन, तेजी से वृद्धि, चमड़ा या तनाव सहनशीलता? बताइए 41, 41, 41 का आंसर दीजिए। तो तेजी से वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 42, पोल्ट्री में अंडा उत्पादन हेतु श्रेष्ठ विदेशी नस्ल कौन सी है? यानी कि अंडा के उत्पादन के लिए जो सबसे बढ़िया विदेशी नस्ल मानी जाती है वो कौन सी है? वैसा व्हाइट लेगोर्न है या रोड आइलैंड रेड है? ये उसकी मुर्गों की मुर्गों की नस्ल है ये। ठीक है, तो उनमें बताना सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 42, 42 का राइट आंसर दीजिए भाई, 42 का राइट आंसर दीजिए। तो जो वाइट लेग हॉर्न है
ये अंडा उत्पादन में तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, डेयरी विज्ञान में कृत्रिम गर्भाधान एआई का उद्देश्य आर्टिफिशियल इनफर्टिलाइजेशन, ये कृत्रिम गर्भाधान का उद्देश्य क्या है बताइए। डेयरी विज्ञान में कृत्रिम रोग बढ़ाना, प्रजनन सुधार, मृत्यु दर बढ़ाना, उत्पादन घटाना, क्या करना है बताइए था 43। तो प्रजनन सुधार करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, पशुओं में रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण का प्रथम उद्देश्य बताओ। रोग रोकने के लिए टीकाकरण किया तो उसका प्रथम उद्देश्य क्या होता है। उत्पादन रोकना, प्रतिरक्षा विकसित करना, दूध को गाढ़ा करना, रोग फैलाना, बताओ। टीकाकरण जो लगाया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो प्रतिरक्षा विकसित करना, ठीक है। 44 में क्या आएगा, 44 में क्या आएगा, प्रतिरक्षा विकसित करना। ये नॉर्मल से सवाल है, आपको पर पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। मोती उत्पादन यानी कि जो पर्ल कल्चर होता है में प्रयुक्त जीव कौन सा होता है भाई, ठीक है। ये मोती उत्पादन में कौन सा जीव होता है ये पूछा जा सकता है। 45 के अंदर बताइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये मिटिलेस यानी कि सीप से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे, सीप से, सीप से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पशुपालन उद्योग में प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ यानी कि डायरेक्ट जो लाभ होता है वो कौन सा होता है भाई, पशुपालन उद्योग में, ठीक है। रेशम, ऊन, मांस, उपरोक्त सभी तो सभी है प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है ना, 46 के अंदर सभी आएंगे। उसके बाद में देखिए 47, रेबीज रोग का कारण क्या है भैया। बैक्टीरिया, वायरस है, कवक है या परजीवी है। यानी कि बैक्टीरिया जो रेबीज है वो किससे होता है। 47 का राइट आंसर दीजिए। तो ये वायरस से होता है, रेबीज किससे होता है, वायरस से। अच्छे तरीके से याद रखना, रेबीज वायरस से। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का कारक क्या है भैया, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस का कारक क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये तो निमोनिया का है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर ये बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, एलिफेंटियासिस का संचार किससे होता है। एलिफेंटियासिस का संचार किससे होता है बताइए। फाइलेरिया कर्मी से होता है या वायरस से होता है, किससे होता है बताइए। 49 के अंदर 49, तो फाइलेरियन कर्मी से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मलेरिया का कारक क्या होता है भैया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्या होता है मलेरिया का कारक, प्लाज्मोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 51, ब्लूटोंग ब्लू टंग रोग किस में पाया जाता है। ब्लू टंग रोग किस में पाया जाता है बताइए। इनमें से किस में पाया जाता है ब्लू टंग, मछली, भेड़, मधुमक्खी या मुर्गा, किस में पाया जाता है। 51 का राइट आंसर दीजिए। तो ये बर्डों के अंदर पाया जाता है ब्लू टंग। क्वेश्चन नंबर 52, फुट एंड माउथ, ठीक है, रोग किस में पाया जाता है बताइए। गाय में पाया जाता है, पक्षी, कीट या फिर केकड़ा, किस में पाया जाता है। फुट एंड माउथ है, तो यानी कि खुरपक्का मुंह पक्का रोग, उसको इंग्लिश में फुट एंड माउथ रोग कहा जाता है। तो ये गोवंश में पाया जाता है 52 के अंदर। ये आंसर सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 53, जेनेटिक स्टॉक सुधार पशुओं में किससे संबंधित है। जेनेटिक स्टॉक सुधार किससे संबंधित है भैया। जेनेटिक स्टॉक सुधार किससे संबंधित, संकरण, क्लोनिंग, कृत्रिम गर्भाधान या उपरोक्त सभी। 53 के अंदर दीजिए भैया। तो ये तीनों ही सही है। संकरण, क्लोनिंग और कृत्रिम गर्भाधान में है जेनेटिक स्टॉक सुधार। क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक दृष्टि से प्रोटीन समृद्ध भोजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है। यानी कि आर्थिक दृष्टि से सबसे प्रमुख का मतलब है कि सस्ता भी होना चाहिए और जिसमें प्रोटीन से समृद्ध हो। तो फल, पिज्जा, गोलगप्पे, मांस, मछली, कौन सा प्रोटीन के लिए। 54 का आंसर दीजिए। तो पशु उत्पाद होते हैं, इनमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, वेक्स वेक्स कहाँ से प्राप्त होता है बताइए। 55 का आंसर दीजिए। तो ये वेक्स का मतलब होता है मोम, ठीक है। क्या होता है, मोम। ये मोम कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। ये होता है मधुमक्खियों से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मधुमक्खी से शहद और मोम दोनों प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, फिश मील का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है बताइए। फिश मील क्या होती है, फिश मील, रसोई गैस, चारा व खाद्य, शौकिया वस्तु, दूध संरक्षण, किस में होता है फिश मील का। 56 का आंसर दो भाई। तो ये चारा व खाद्य के लिए होता है इसका उपयोग, ठीक है, फिश मील का। क्वेश्चन नंबर 57, प्राणी उद्यम में लेक उत्पादन किस जीव से होता है बताइए। लेक उत्पादन किससे, तो लेक इंसेक्ट से लेक उत्पादन होगा। लेक उत्पादन किससे होगा, लेक इंसेक्ट से, लेक कीट होगा उससे, लेक कीट से लेक उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि घरेलू पशुओं में उष्मा चक्र यानी कि हीट साइकिल किससे संबंधित है बताओ। जो घरेलू पशु होते हैं उसके अंदर हीट सर्किल होता है यानी कि उष्मा चक्र होता है, वो किस पोषण से है, प्रजनन से है, आहार से है, दूध से, किससे है। 58 का आंसर दो भाई। तो ये प्रजनन से संबंधित है, हीट साइकिल बोलते हैं उसको। ये उष्मा चक्र नहीं होगा, यहाँ पे हीट साइकिल ही होगा, ठीक है। ये प्रजनन से संबंधित होता है।
क्वेश्चन नंबर 59, रूमिनेंट पशुओं में जुगाली किससे संबंधित है? ठीक है, रूमिनेंट पशुओं में जुगाली जुगाली करते हैं ना पशु, वो किससे संबंधित? भोजन बार बार चबाना, पानी पचना, रक्त पच बनाना, हार्मोन बनाना, तो ये बार बार भोजन को बार बार चबाता है, उसको जुगाली कहा जाता है। 59 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, डार्विनवाद, ठीक है, प्लस उत्परिवर्तनवाद का सम्मिलित सिद्धांत क्या कहलाता है? और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझो। डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद का सम्मिलित सिद्धांत क्या कहलाता है? 60 का आंसर दो भाई। 60 के अंदर क्या राइट आंसर होगा? जल्दी दीजिए जल्दी। ये होता है आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत। क्या होता है? आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह व्यक्ति पर कार्य करता है, जनसंख्या पर नहीं। ये यादृच्छिक प्रक्रिया है। तो जी चारों ऑप्शन को अपन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलो और उसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है। तो यह व्यक्ति पर कार्य करता है, जनसंख्या पर नहीं, ये बिल्कुल सही है भैया। प्राकृतिक चयन वाला व्यक्ति पर करता है, जनसंख्या पर नहीं, ये यादृच्छिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ये अनुकूल लक्षण वाले जीवों के जीवित रहने को बढ़ावा देता है। अनुकूल लक्षण वाले जीवों को जीवित रहने को बढ़ावा देता है, अनुकूलन में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कि अनुकूलन में कोई भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही? रुको 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 रुको, एक बार दोबारा से देखो इसको, क्यों से सही है पूछा है, कौन सा कथन सही है? ये व्यक्ति पर निर्भर जनसंख्या पर यादृच्छिक अनुकूलन लक्षण वाले जीवों को जीवित रहने को बढ़ाता है। एक मिनट, इसके अंदर है ना, व्यक्ति पर कार्य करता है, जनसंख्या पर, हाँ ये गलत है, ठीक है। यादृच्छिक यादृच्छिक भी नहीं है। और अनुकूल लक्षण वाले जीवों को जीवित रहने को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ये एकदम सही, उल्टा कर दिया मैंने, सोचा कि कथन सही नहीं है, नहीं है, समझ लिया मैंने, ठीक है। अनुकूल लक्षण वाले जीवों में, तो ये आपको यहाँ ध्यान से पढ़ना है कि सही है या सही नहीं है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मैंने सोचा कि सही नहीं है, तो इसके अंदर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अंदर अनुकूलन में कोई भूमिका नहीं निभाता निभाता है, ठीक है, यानी कि अनुकूलन लक्षणों को जीवित रहने को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 65, उपयुक्तम का जीवन यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विचार किसने दिया था? 62, बताइए किसका सिद्धांत है 62 में, बताओ। 62 ये है डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 63, अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मनुष्य और चिंपैंजी कौन सा है बताइए? अभिसारी विकास का तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य और चिंपैंजी वाला अभिसारी विकास है। 63, क्वेश्चन नंबर 63 में ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर राइट होगा? अभिसारी विकास। अभिसारी विकास आपको ऐसे देखना कि पहले पहले ये फिर बाद में, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, एक मिनट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चिंपैंजी से मनुष्य होता तो ये अभिसारी विकास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता। लेकिन डॉल्फिन और फिर शार्क, मेंढक और टोड, तो ये भी उल्टा है, पहले टोड होता है फिर मेंढक, ठीक है। बाघ, शेर, इसका मतलब ये वाला इसका राइट आंसर होगा, डॉल्फिन और फिर शार्क। क्वेश्चन नंबर 64, विचलन का विकास, विचलन विकास यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बनते हैं, क्या बनते हैं भाई? जो विचलन विकास होता है उसमें क्या बनते हैं? समजात, समानांग, आदिम, अवशोषी, बताइए 64 का राइट आंसर दीजिए। 64 64, तो इसमें समजात अंग बनते हैं विचलन वाले में, समजात, एक जैसा काम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 65, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका उदाहरण है? कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, अनुकूलनता, भौगोलिक अवरोध, बताइए 65 का आंसर दीजिए। 65 का फटाक जल्दी से, तो ये प्राकृतिक चयन से संबंधित है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। क्वेश्चन नंबर 66, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, स्थिर होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? देखो यहाँ पे नहीं है बोला है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत स्थिर है, तो उस स्थिति में क्या चीज आवश्यक नहीं है? 66 का बताइए, 66 का, ठीक है। तो प्रवसन की उच्च दर यह आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, जीन प्रवाह यानी कि जो जीन का फ्लो होता है किसके कारण होता है? जीन का प्रवाह किसके कारण होता है? 67 का आंसर दीजिए। जीन का प्रवाह किसके कारण होता है? हम्म तो ये होता है प्रवसन के कारण, ठीक है, प्रवासन के कारण होता है, माइग्रेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 68, किस वैज्ञानिक ने उपयोग और त्याग, यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत दिया था? उपयोग और त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? 68 के अंदर राइट आंसर दीजिए भाई। 68, तो ये सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य में पूंछ का अवशेष यानी कि टेलबोन उदाहरण है, बताइए पूंछ का अवशेष अनुकूली अंगों का है या फिर समझात अंग है, अवशेषी अंग है, नव विकसित अंग है, बताइए 69 का आंसर दीजिए। 69 69 में, ठीक है, जो पूंछ की हड्डी है वो अवशेषी अंग है, क्या है? अवशेषी अंग।
टेलबोन। क्वेश्चन नंबर 70, अनुवांशिक बहाव यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट मुख्य रूप से किस में देखा जाता है? अनुवांशिक बहाव किस में देखा जाता है भाई बताइए? 70 क्वेश्चन नंबर 70। तो ये छोटी जनसंख्या होती है उसमें अधिक देखा जाता है, किसमें? छोटी जनसंख्या में। क्वेश्चन नंबर 71, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने परिवर्तन किया था, वो किसने प्रस्तुत किया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी बताइए भाई। 71 का आंसर दो। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, ठीक है। अगर आपने अच्छा रिवीजन किया तो फट जल्दी आंसर दो 71 का। और आप कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी, आंसर को जल्दी दे दो तो। ठीक है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देता ह्यूगो डी विरीज, ह्यूगो डी विरीज, ठीक है, ह्यूगो डी विरीज। क्वेश्चन नंबर 72, जिस प्रक्रिया में एक प्रजाति से दो नई प्रजाति बनती है उसको क्या कहा जाता है? अभिसारी विकास, वेदी विकास, प्रजातिकरण, संचयन। बताइए 72 का आंसर दीजिए। 72। तो ये प्रजातिकरण कहते हैं इसको, जब एक से दो प्रजाति बनती है तो प्रजातिकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, अस्थि दांत उद्योग यानी कि हाथी का जो दांत होता है उसका उद्योग किस जानवर से जुड़ा आर्थिक उपयोग है? तो भैया हाँ, हाथी से ही होगा, जब भी हाथी दांत से संबंधित है तो हाथी से ही होगा 73 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, भैया मधुमक्खी का जो आर्थिक लाभ क्या होता है? तो इसमें भैया परागण के लिए भी आवश्यक है, शहद मिलता है, मोम मिलता है और परागण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 75, रेशम उद्योग यानी कि सिल्क इंडस्ट्री किसके उपयोग पर आधारित है? एपिस मेलिसेरा, बोम्बिक्स मोरी, फिशर टर्टल, टिड्डा। बताइए रेशम उद्योग किस पे इंपॉर्टेंट है? 75 का आंसर तो 75 का जल्दी से 75 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये रेशम कीट होते हैं जो बोम्बिक्स मोरी उसके कारण होता है, ठीक है, वो उस पर आधारित है। बोम्बिक्स मोरी रेशम के कीट है, ठीक है, बोम्बिक्स मोरी या सिल्क वर्म। क्वेश्चन नंबर 76, मत्स्य पालन यानी कि पीसी कल्चर में मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सजावटी मछलियां, औषधीय उत्पादन, भोजन एवं आर्थिक लाभ। तो प्रमुख क्या होता है? भोजन उत्पादन एवं आर्थिक लाभ। क्वेश्चन नंबर 77, जीवाणु, जीवाणु कौन सा? लेक्टोबेसिलस। इसका आर्थिक महत्व क्या होता है भैया? दूध को जमाना, ठीक है, क्या करता है? दूध को जमाता है, लेक्टोबेसिलस। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, रेडिएशन और रसायनों के प्रभाव, रेडिएशन और रसायनों के प्रभाव से तीव्र उत्परिवर्तन कराने वाली तकनीक कौन सी है भैया? तीव्र उत्परिवर्तन कराने वाली तकनीक कौन सी? 78 का आंसर दो 78। ये उत्परिवर्तन प्रजनन, ठीक है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, ब्रीडिंग इसको। क्वेश्चन नंबर 79, परजीवी रोग वाहक एनाफिलीज मच्छर किस रोग से जुड़ा है? यानी कि जो एनाफिलीज मच्छर है वो क्या फैलाता है? वो फैलाता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, वह जानवर जो कृषि भूमि को उर्वरक बनाकर किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। देखिए इसमें वो उन्हीं जीवों का ये जिनका आर्थिक लाभ है, ठीक है, जो भी जीव है उनके जो आर्थिक लाभ वो यहाँ बताए गए। तो भैया जो किसान को आर्थिक लाभ पहुंचाता है वो केंचुआ होता है, ठीक है, किसान मित्र भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 81, अब देखिए थोड़े हाई क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से देखते हुए चलना है और डरना नहीं है, और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन माइक्रो इवोल्यूशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बताइए 81 के अंदर कौन इसमें से, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा माइक्रो इवोल्यूशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बताइए। पक्षियों में उड़ान का विकास, जीवाणु में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का विकास, पंख पंखधारी सरीसृप का अस्तित्व समाप्त होना, जलीय जीवों से स्थलीय जीवों। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, कथन और कारण दी गई भैया, कथन और कारण में से राइट आंसर चुनना है। ठीक है, तो प्राकृतिक चयन आनुवंशिक विविधता के बिना संभव नहीं है। प्राकृतिक चयन केवल अनुकूल परिवर्तनों को चुनता है, तो ये तो सही है। ठीक है, और प्राकृतिक आनुवंशिक विविधता के बिना संभव नहीं है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 83, किस स्थिति में हार्डी विनबर्ग समीकरण लागू नहीं होगा? यानी कि कौन सी स्थिति में लागू नहीं होगा? बताइए 83 बताइए 83। तो जब प्राकृतिक चयन कार्य करता है तब ये हार्डी विनबर्ग समीकरण लागू नहीं होता। प्राकृतिक चयन जब कार्य करता है तब ये हार्डी विनबर्ग समीकरण लागू नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रजातिकरण मुख्यतः अधिकतम किस कारण से बढ़ता है? प्रजातिकरण किस कारण से बढ़ता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो जो प्रजनन अलगाव है, प्रजनन अलगाव उसके कारण प्रजातिकरण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 85, किसमें सबसे कम फिटनेस होती है? बताइए किसमें सबसे कम फिटनेस होती है? स्त्रीकरण चयन, दिशात्मक चयन, विच्छिन्न चयन, प्राकृतिक चयन न होना। बताइए 85 का राइट आंसर क्या होगा? ये जो विच्छिन्न चयन होती है इसके अंदर फिट ये कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, आदि मनुष्य यानी कि होमो हेबिलिस के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए होमो हेबिलिस, पहली बार औजार बनाना, सीधे चलना, आग की खोज करना,
कृषि की शुरुआत करना। तो बताइए होमो हेबिलिस जो आदि मनुष्य था उसने कौन सा कार्य किया था? सही है पूछा है, सही है। या भी देखना कि सही है या सही नहीं है, क्या पूछता है। तो सही ये पूछा है, 86 का राइट आंसर दीजिए भैया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले औजार बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले क्या किए थे, औजार बनाए। आग वाग की खोज तो बाद में हुई थी पत्थर टकराने से, और कृषि उर्षि भी बाद में हुआ था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले औजार बनाना शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, डार्विन के अनुसार, ठीक है, डार्विन के अनुसार विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है भैया? संघर्ष है, उत्परिवर्तन है, क्रॉसिंग ओवर है, लैंगिकता है, क्या है? 87 का राइट आंसर दो भाई। तो प्रमुख संघर्ष, डार्विन के अनुसार जो विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। ठीक है, संघर्ष है इसका प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 88, अगर किसी जनसंख्या में एक प्रमुख एलील ए की आवृत्ति 0.7 है तो हार्डी विनबर्ग के अनुसार ए जीनोटाइप की आवृत्ति कितनी होगी? तो भैया ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये अच्छा खासा है, नीट में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो ए के बराबर यहाँ पे दे रखा है 0.7, 0.7। ठीक है, तो ए और ए, यानी कि 0.7 गुणा 0.7 बराबर 0.49। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा अभी, है ना। जीनोटाइप की आवृत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 89, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर की सबसे स्पष्ट पहचान किससे होती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 89, 89 का राइट आंसर देंगे। तो ये भ्रूणीय समानता से होती है। क्वेश्चन नंबर 90, कथन है इसके अंदर मानव में अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, यह भोजन पाचन के लिए अत्यधिक आवश्यक अंग है। बताइए 90 के अंदर है, तो भैया ये अवशेषी अंग तो है, ये तो राइट है, लेकिन ये भोजन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें प्राकृतिक चयन की गति सबसे अधिक होती है। बताओ प्राकृतिक चयन की गति सबसे अधिक किसमें होती है भाई? 91 में बताइए। 91 में कम जनरेशन समय वाले, जिनकी कम जनरेशन समय होता है उनमें ये सबसे अधिक होती है। यदि एक किसान पशुधन में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए केवल अधिक दूध देने वाली नस्लों का चयन कर प्रजनन करता है तो यह उदाहरण है। बताइए किसका है उदाहरण? प्राकृतिक चयन या कृत्रिम चयन, उत्परिवर्तन, जीन प्रभाव। बताइए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थोड़े दिमागी क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस वाले। बताइए 92, 92। ठीक है, तो ये मन, तो ये किसान की इच्छा है, ठीक है, और उसके लिए ये सब कर रहा है ना, तो ये कृत्रिम चयन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 93, किस रोग के जीवाणु आर्थिक रूप से बड़ी हानि पहुंचाते हैं? भाई कौन सा जीव रोग है जो ज्यादा हानि पहुंचाते हैं? ग्लूकोमा, एनीमिया, चेचक या खुरपक्का, मुंह पक्का। बताइए 93, 93 का आंसर दीजिए। 93, तो खुरपक्का मुंह पक्का होता है, इसके जीवाणु ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मत्स्य पालन में उपयोग होने वाली उच्च उत्पादक प्रजाति का संयोजन कहलाता है, यानी कि जो ज्यादा उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं उनका संयोजन क्या कहलाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर दीजिए आंसर। ठीक है, तो इनका जो कौन सा संयोजन है जो सबसे अधिक उत्पादन प्रदान करता है? तो हाइब्रिड मछली, रोहू कतला मरगल मिश्रण, ट्यूना व्हेल मिश्रण, बॉयलर। तो ये वाला है रोहू कतला मरगल मिश्रण। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उत्पादक देता है। क्वेश्चन नंबर 95, किस उद्योग में लैक्टोबैसिलस आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दुग्ध उद्योग, आधी धातु, चमड़ा और रेशम। तो ये दूध के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 96, ये असरसन यानी कि और रीजन यानी कि कथन बोम्बिक्स मोरी बहुधा मोनोकल्चर फीडिंग पर निर्भर करता है, ये विशेष रूप से शहतूत के पत्तों पर निर्भर करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 96, इसमें बोम्बिक्स मोरी का मतलब होता है ये उसका कीट है, रेशम का कीट। 96 का आंसर दीजिए। तो एकदम बिल्कुल सही है, मोनोकल्चर फीडिंग पर निर्भर करता है। ठीक, और शहतूत के पत्तों पर लगता है ये। ठीक है, शहतूत के पत्तों पर। तो ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, आर्थिक महत्व के अनुसार हरा सोना किसे कहा जाता है? बताइए। तो जो बांस होता है इसके अंदर इसमें देखना है, इस ऑप्शन के अनुसार ये जंतुओं के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अगर पादपों में पूछते तो हरा सोना बांस होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देख के जंतुओं में बताना है भाई। केचुए को कहा जाता है हरा सोना, मधुमक्खी, रेशम कीट या ऊँट किसको कहा जाता है? 97 का आंसर दीजिए। तो रेशम को हरा सोना कहा जाता है। किसे कहा जाता है हरा सोना? 97 का याद करो, किसको कहा जाता है?
ठीक है। रेशम, मतलब रेशम को ही कहा जाता है वैसे, यार आप सुना, रेशम कीट को नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, पोल्ट्री उद्योग यानी कि मुर्गी मुर्गा पालन में अधिकतम आर्थिक उत्पादन किससे प्राप्त होता है भाई? लेयर बर्ड्स यानी कि अंडे हेतु, या बर्ड्स, बोर्ड बर्ड्स यानी सो हेतु, बॉयलर बर्ड्स मांस हेतु। भाई अंडों के लिए या मछली के अंदर किस कार्य के लिए सबसे अधिक उत्पादन होता है? 98 का आंसर दो, बताइए। तो ये बॉयलर बर्ड्स है जो मांस हेतु वृद्धि होता है, वो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसमें। मुर्गा पालन मांस के लिए होता है अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 99, परिकल्पना आधारित, देखिए यदि किसी समुद्र क्षेत्र में अचानक तीव्र प्रदूषण बढ़ जाए तो प्रथम आर्थिक हानि किस क्षेत्र को होगी? बताइए। भाई समुद्र में, ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको ना, उसके कारण यदि समुद्र के अंदर प्रदूषण बढ़ जाए तो हानि किसको होगी भाई? रेशम वालों को होगी क्या? भाई रेशम तो पेड़ पे आता है, इसको नहीं होगी। पोल्ट्री मुर्गा वालों को क्या, क्योंकि पानी से कोई लेना देना है। दूध वालों को भी नहीं। तो सबसे अधिक होगा मत्स्य वालों को, ठीक है। सबसे ज्यादा हानि किसको होगी? मत्स्य वालों को, क्योंकि मछलियां मर जाएगी प्रदूषण में। 99। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, तो ये इसका लास्ट आंसर है। और ये बायोलॉजी की जो यूनिट है वो भी 16वीं यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो ये बायोलॉजी का भी लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के यूनिट वाइज प्रश्न लाएंगे, 10-10 यूनिट है, उसमें से सबके 100-100 प्रश्न लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट है जो। देखिए आपको कुछ प्रश्न बहुत सरल लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रश्न इंपॉर्टेंट, भले ही वो सरल होंगे लेकिन वो परीक्षा में पूछे जाने के चांसेज है, और मैंने इंपॉर्टेंट उन्हीं को माना है जो परीक्षा में पूछे जाने के चांसेज है, न कि कठिन प्रश्नों को, ठीक है। प्रश्न सरल हो या कठिन हो, लेकिन जिसके परीक्षा में पूछ जाने के चांसेज है वो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैंने प्रश्न कवर किए हैं। और आगे की यूनिट में भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये 100 वाला प्रश्न तो देख के जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, जैव विकास पूर्णतः सीधी रेखीय प्रक्रिया है क्या? लीनियर प्रक्रिया है क्या जैव विकास? बताइए क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर, बताइए। तो ये लीनियर प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, लीनियर प्रक्रिया नहीं है। सभी जीव अनिवार्य रूप से लगातार उच्चतर रूपों की ओर विकसित होते हैं। ये उच्चतर रूपों की ओर विकसित होते हैं, ये सीधी प्रक्रिया। सभी जीव उच्चतर रूपों की ओर विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो दोनों ही गलत है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स हमने 100% कर लिए हैं, बायोलॉजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे हैं और वीडियो, तो प्ले लिस्ट में जा करके देखना, लेबर स्टैंड साइंस पेपर 2, वहाँ हमने पूरे 16 यूनिट के 100 के हिसाब से प्रश्न कराए, और आप आधे घंटे में अच्छी तरीके से कर सकते हो इनको, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाला है आपको, के अंदर क्या क्या है, यूनिट 1 केमिस्ट्री, तो आपको केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी कल से, आपकी केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री के एमसीक्यू आएंगे 100। तो आप जो फर्स्ट यूनिट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, उसका रिवीजन करना, फिर अपने साथ जुड़ के उसके एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना, तो आपको मजा आने वाला है, एकदम शानदार शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने मित्रों को भी शेयर करो।